बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बाइडन के हवाले से, जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं और अमेरिका की सदारत संभालेंगे। जो बाइडन कैसे शख्स हैं, किन हालात से गुजरे, कौन से नशेब फराज इन्होंने अपनी जिंदगी में देखे और किस तरह से अमेरिकन सदर के उम्मीदवार भी बने और अमेरिकन अवाम ने जो बाइडन का इंतखाब कर लिया है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बाइडन दुनिया के लिए किस हद तक और कैसे साबित होंगे और अमेरिका के लिए खसूसी तौर पर वो क्या कुछ कर सकते हैं और उनकी पॉलिसीज क्या हो सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बर वक्त। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। जो बाइडन अमेरिका के सबसे बूढ़े शख्स हैं जो न सिर्फ सदारती उम्मीदवार बने बल्कि सदर भी बनने जा रहे हैं। इससे ज्यादा बूढ़े शख्स ने अमेरिका के सदारती दौड़ में कभी हिस्सा नहीं लिया और कभी कामयाब नहीं हुआ। जो बाइडन 1942 में पैदा हुए, 20 अगस्त 2020 को इन्हें नामजद किया गया और इन्होंने कबूल किया नामजदगी को कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और इसके बाद इन्होंने ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का। इनकी पैदाइश पेंसिल्वेनिया में हुई 20 नवंबर 1942 को, यानी जब ये सदर बनने का हलफ उठाएंगे तो तब इनकी उम्र 78 बरस हो जाएगी। इनकी अगर इब्तदाई जिंदगी की बात की जाए तो ये पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए और वहीं पर इन्होंने अपनी जिंदगी के इब्तदाई साल गुजारे। और पेंसिल्वेनिया के हवाले से आपको ये बता दें कि वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप पहले जब मुंतखब हुए तो भारी अक्सरियत हासिल की थी और उसके बाद इनके वालिद साहब ने वहाँ से हिजरत कर ली कारोबारी सिलसिले के हवाले से। 1968 में इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और इसके बाद इन्होंने एक लॉ फर्म में नौकरी अख्तियार कर ली। 1970 में, यानी आज से 50 साल पहले, ये डेमोक्रेट्स में मशहूर होना शुरू हुए और बहुत एक्टिव हुए। सिटी काउंसिल में मुंतखब हुए और इसके एक साल बाद इन्होंने अपनी जाती लॉ फर्म बना ली और ये 1970 और 71 की बात है। और उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि आप सेनेट का इलेक्शन लड़ें, तो जो बाइडन ने सेनेट का इलेक्शन लड़ने की हामी भर ली, लेकिन इनके मुकाबले में इंतहाई पॉपुलर और पावरफुल आदमी था और वो रिपब्लिकन का लीडर था, जे कैलब वॉग्स, और ये कमाल का आदमी था। इसके मुकाबले में जो बाइडन ने इलेक्शन लड़ा और ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन टास्क था, जैसे ये अभी बहुत बड़ी मुश्किल थी डोनाल्ड ट्रंप से लड़ना। इसी तरह उस बंदे के साथ इलेक्शन लड़ना उस दौर में बहुत मुश्किल था। और 1972 में जो बाइडन ने सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और उस कामयाबी के हवाले से जो बाइडन खुद और पार्टी के लीडर भी कहते हैं कि जो बाइडन ने अकेले वो इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि जो बाइडन की पूरी फैमिली ने जो बाइडन का साथ दिया और इलेक्शन कैंपेन में भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन एक अलमनाक वाकया ये हुआ कि उस इलेक्शन के दौरान इनकी बीवी और एक बच्ची कार एक्सीडेंट में हलाक हो गई। इनके 2 बेटे इंतहाई जख्मी हालत में बच गए। बच्चे अस्पताल में थे और उस वक्त इनकी हालत बहुत बुरी थी और ये बात है 1972 की। और जो बाइडन ने हलफ भी नहीं उठाया था, तब इनके घर वालों ने और दोस्तों ने तसल्ली दी और ये कहा कि अब तुम्हें जीना है अपने इलाके के लोगों की खातिर जिन्होंने तुम्हें मुंतखब किया है। तो वो हलफ जो बाइडन ने अस्पताल से लिया था, यानी उस वक्त वो अस्पताल में मौजूद थे अपने बेटों के इलाज के सिलसिले में। और उसके बाद जो बाइडन सियासत में भरपूर किरदार अदा करते रहे। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की जाए तो बहुत से अहम ओहदे इनके पास रहे, यानी ये एक तजर्बाकार सियासतदान है और ये चेयरमैन रहे फॉरेन रिलेशन की जो कमेटी है उसके। फॉरेन रिलेशन की कमेटी को कई साल तक इन्होंने चेयर किया। 8 साल तक सेनेट की जुडिशरी कमेटी का भी चेयरमैन रहे। और सबसे कमाल बात यह है कि 2008 में ये बराक ओबामा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहते थे। 2008 से 2016 तक बराक ओबामा का दौर था, तो ये खुद इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन बराक ओबामा के मुकाबले में इनकी पार्टी ने इनको तरजीह नहीं दी। शायद इनकी पार्टी ने समझा कि बराक ओबामा ज्यादा एनर्जेटिक हैं और बराक ओबामा ज्यादा मकबूल हुए थे, इसलिए जो बाइडन को मौका नहीं मिला और बराक ओबामा को मिला और बराक ओबामा 2 बार इलेक्शन लड़के जीत गए। जो बाइडन को 8 सालों के लिए बराक ओबामा ने अपना नायब सदर मुंतखब किया और ये ऐसा दौर था जिसमें जो बाइडन ने बड़े अहम फैसले किए और बराक ओबामा के लिए कहा जाता था कि जो बाइडन इनके काबिल एतबार साथी हैं और ये भी कहा जाता था कि बराक ओबामा सबसे ज्यादा इन्हिसार जो बाइडन पर करते हैं और प्रेसिडेंसी के सबसे अहम मामलात को चलाने वाला आदमी जो बाइडन ही तस्वर किया जाता था और हसास तरीन मामलात को जो बाइडन ही देख रहे थे। इस आदमी ने क्या क्या किया इस हवाले से हम आपको बताते हैं। जब बुश जूनियर के दौर में सेनेट में अक्सरियत थी तो उस वक्त सेनेट की फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बनी कमेटी के चेयरमैन भी जो बाइडन थे और उस वक्त साथ ही साथ दीगर अहम ओहदे भी थे और फिर ये नायब सदर भी रहे अमेरिका के। और बराक ओबामा ने अपनी सदारत के दौरान आखिरी अदवार में जो बाइडन को इनकी खिदमात के एतराफ में अमेरिका का सबसे बड़ा सदारती एजाज दिया और उस मेडल को मेडल ऑफ फ्रीडम कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा एजाज था जो बाइडन के लिए।
फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बाइडन ने बड़े अहम काम किए, चाहे बराक ओबामा के सदारत के दौरान नायब सदर होने की हैसियत से इन्होंने किए या फिर सेनेटर होने की हैसियत से। नंबर 1, सोवियत यूनियन को हथियारों की सप्लाई के खिलाफ इन्होंने काम किया। जब रूस को तोड़ना था, उसे कमजोर करना था, तो जहाँ जहाँ से रूस को हथियारों की सप्लाई हो रही थी तो उसके खिलाफ बड़ी जबरदस्त मुहिमात का आगाज जो बाइडन कर देता था। नेटो को इन्होंने बड़ा कर दिया था, यानी इसका दायरा कार बढ़ा दिया। और जो माजी में कौमें सोवियत यूनियन के साथ यानी रशिया के साथ जुड़ी हुई थी, इसने नेटो में शामिल करके अमेरिका को काफी फायदा पहुंचाया और इस तरह अमेरिका को ताकतवर किया। 1990 की पहली गल्फ वार की इसने मुखालफत की और इसने कहा कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, यानी कुवैत अटैक और इराक अटैक की इसने मुखालफत की। उस वक्त ये किसी और तरीके से सोचता था। 9/11 के बाद इस आदमी की सोच बदल गई और सोच में इस हद तक बदलाव आया कि इसे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहा जाने लगा। ये पेंटागन से लाइन लेना शुरू हो गया और फिर इसके लिए इक्तदार के रास्ते खुलते चले गए। यही वो दौर था जब ये चेयरमैन बना फॉरेन रिलेशन कमेटी का और फिर इसने बड़े अहम फैसले किए। इसने 2003 में जब दोबारा गल्फ वार हुई तो उस दौर में जब अमेरिका में बुश की हुकूमत थी तो उस जंग की इसने हमायत की और फिर इराक जंग में इसने वोट करवाए। और जब इस बात पर गौर किया जा रहा था कि इराक के अंदर जमीनी फौज भेजी जाए तो इसने भरपूर हमायत की और अपना किरदार अदा किया। और उस दौर में बतौर डेमोक्रेट्स इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सेनेट में अक्सरियत का फायदा उठाते हुए 18 अपने हमनवा सेनेटर मुंतखब करवाए जो कि इराक में जंग की भरपूर हमायत करते थे। और इस तरह इसने अपने नजरियात को लागू कराने के लिए सियासी मजबूती और ताकत का इस्तेमाल किया। 2009 में जब ये वाइस प्रेसिडेंट बना तो इराक से फौजें निकालने के लिए अमेरिका ने फैसला किया। अमेरिका बल्कि यूं कहना चाहिए पेंटागन ने फैसला किया कि इराक से फौजें निकालनी चाहिए, क्योंकि पेंटागन का कहना था कि अब ये जंग महंगी पड़ रही है। तो उस वक्त बड़ी उजलत में फौजें निकाली गयी। तो जो बाइडन ने इस तमाम तर मामलात में मदद की और उजलत की वजह से जो इनखला हुआ, इस वजह से जो बाइडन पर भी तनकीद होती है और वहाँ पर दाइश जैसी तंजीम बनी। और अमेरिका के अंदर ये तनकीद होती है कि उजलत में इराक से निकलने की वजह से ये तंजीम बनी। और मुसलमानों का कहना है कि ये जानबूझकर फंडिंग कराकर तंजीम बनाई गई। और मुसलमानों का ये भी कहना है कि जो काम अमेरिकन फौजी कर रहे थे मुसलमानों को मारने का, दाइश को बनाकर ये काम उनसे लिया जा रहा था, यानी ये काम बाद में दाइश ने किया। और उन्होंने यहूदियों को नहीं मारा, गैर मुस्लिमों को नहीं मारा, बल्कि मुसलमानों पर हमले किए। और ये भी कहा जाता है कि दाइश ने CIA और इसराइल की खुफिया एजेंसी के मिशन को जारी रखा। इसके बाद जो बाइडन ने यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा बेहतर किया, यानी अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात काफी बेहतर कराने में किरदार जो बाइडन का है। खासतौर पर इंटेलिजेंस मालूमात और साइबर के हवाले से, मालूमात के हवाले से जो बाइडन ने काफी काम किया और अमेरिका और यूरोप को नजदीक लेकर आए और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बहुत काम किया। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी काफी काम किया और इस बात पर भी काफी काम किया कि जो अमीर मुल्क हैं यानी अमेरिका और यूरोप के ममालिक, इनसे बाहर पैसा नहीं जाना चाहिए। यानी दूसरे ममालिक का पैसा बेशक यहाँ पर आ जाए, यहाँ से पैसा दूसरे ममालिक में नहीं जाना चाहिए। यानी लूट मार के दूसरे ममालिक का पैसा तो आए लेकिन अपने मुल्क से ना जाए। और इसके लिए काफी काम किया जो बाइडन ने। नाज़रीन, के साथ आपको ये भी बताएं कि जो बाइडन ने ईरान पर लगी अमेरिकन पाबंदियों को नरम कराने के लिए भी अहम किरदार अदा किया और इसका मकसद ये था कि किसी तरीके से ईरान के एटमी प्रोग्राम तक रसाई हासिल की जा सके और उसकी इंस्पेक्शन की जा सके। और इसके लिए ईरान को कायल किया गया, लेकिन उस दौर में ये मामला ज्यादा देर तक न चल सका। इसराइल को इसने कहा कि गजा में आप जो नई आबादकारी कर रहे हैं वो ना कीजिए। तो आप मुसलमान ये समझेंगे कि बड़ी अच्छी बात की इसने, लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी उस दौर में मुसलमानों की तहरीकें थी इसराइल के खिलाफ, उसकी भी मुखालफत की इसने, यानी दोगली पॉलिसी का इस्तेमाल किया। तो इस तरह की पॉलिसी अपनाई कि पेंटागन का भी ये एक मंजूर नजर बन गया, यानी अंदर ही अंदर उनकी पॉलिसी को फॉलो भी कर रहा था। लेकिन अगर सियासतदान के तौर पर देखा जाए तो जो बाइडन सियासत की हर ऊंच नीच और जेर ज़बर को समझते हैं। फलस्तीन के हवाले से इनका कहना था कि अगर यरूशलेम में अमेरिका ने सफारतखाना खोलना है तो सबसे पहले 2 रियासती फार्मूले पर अमल करना होगा, यानी 2 रियासतें इसराइल और फलस्तीन का क़याम नागुज़ीर है। इसके बाद दोनों तरफ अमेरिका को ताल्लुकात बहाल करने होंगे और दोनों तरफ ही सफारतखाने खोलने चाहिए। तो दोस्तों, अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी अफगानिस्तान में है, क्या इसी को फॉलो करते हुए जो बाइडन अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला कर पाएंगे या फिर पॉलिसी में रद्दोबदल करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मशरिक़ वस्ता की अगर बात की जाए तो ईरान के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी होगी, यानी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को वो किस तरह से देखेंगे, ये तमाम तर मामलात देखने होंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो काफी हद तक इस चीज को तो समझ चुके थे कि अब अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहिए।
तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।